Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, सीडीएस, एनडीए या फिर समीक्षा अधिकारी, पेट में लेखपाल हो गया या फिर अन्य जो भर्तियाँ आ रही हैं उसकी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जीके जीएस हर जगह पूछा जा रहा है। जीके और जीएस का रोल इस टाइम बढ़ता जा रहा है। जैसे लेखपाल में वर्तमान में केवल और केवल जीके जीएस पे ही निर्भरता बढ़ा दी गई है। तो जीके जीएस का ये 100% जो है 100 प्रश्नों का आज नया अभ्यास है। एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है, एमसीक्यूज प्रश्न है। आपको बताना है कल भी 100 प्रश्नों का अभ्यास हुआ था। उम्मीद है आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही किया होगा। दिसंबर लास्ट चल रहा है मित्रों, और दिसंबर लास्ट में आपको अपनी परीक्षा को थोड़ा सा बेहद उपयोगी बनाना है। उसके लिए खूब ज़्यादा मेहनत करना है। आप देख रहे होंगे नई शिक्षक भर्ती भी आएगी, उसमें भी आपको सुपर टेट देने को मौका मिलेगा। वहाँ भी जीके जीएस आता है। तो जीके जीएस को मजबूती प्रदान करते हुए चलें, पढ़ते हुए चलें। अभ्यास यहाँ आपको हम कराते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया, ऐसी घोषणा हुई थी। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे, ऐसा भी हुआ था। दिलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए पेंशन दे दी गई थी, यह गलत बात है। बस यही असत्य है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहां जो आपको गोला भरना है सी विकल्प के साथ गोला भरना है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर अपनी स्क्रीन पे ये रहा। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? 1885 में, 1900 ईस्वी में, 1889 ईस्वी या फिर 1917 ईस्वी? मित्रों, इंडियन नेशनल कांग्रेस में महिलाओं की भागीदारी स्टार्ट होती है तो वो सन होता है 1889, 1889। विकल्पों में आप भी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही काल क्रमानुसार क्रम को इंगित कर रहा है? ए विकल्प में दिया गया मार्लो मिंटो सुधार, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया, उसके बाद जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ। बी विकल्प में दिया गया पहले अगस्त प्रस्ताव आया, फिर मार्लो मिंटो सुधार हुआ, फिर जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ। सी वाले में मार्लो मिंटो सुधार आया, जलियांवाला बाग त्रासदी आया, गांधी इरविन समझौता आया, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव हुआ। और डी वाले में जलियांवाला बाग त्रासदी आया, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर अगस्त प्रस्ताव आया, उसके बाद मार्लो मिंटो सुधार हुआ। मित्रों, अगर सभी को सही क्रम में हमें बिठाना है तो पहले मार्लो मिंटो सुधार आएगा, उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग त्रासदी हो जाएगा, फिर गांधी और इरविन का समझौता होगा, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आएगा। विकल्पों में सी गोला आपको एकदम राइट आंसर बनाना है। सी इज द राइट आंसर चुन लेना है। आगे चला जाए 4 नंबर क्वेश्चन से। बहुत प्यारा प्रश्न है, इतिहास से क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जेबी कृपलानी ने, अबुल कलाम आजाद ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? भारत छोड़ो प्रस्ताव की किसने अनुशंसा की थी मित्रों? जब अनुशंसा की बात आती है जवाहरलाल नेहरू ने की है। विकल्पों में डी विकल्प आपको राइट आंसर चुनना होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। पूछ लिया गया किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? लाठी और अखाड़ा क्लब किसने खोला? चंद्रशेखर आजाद ने, मास्टर सूर्य सेन ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? लाठी और अखाड़ा क्लब स्टेब्लिश करने का काम बाल गंगाधर तिलक कर रहा है। विकल्पों में डी विकल्प आपको राइट आंसर चुनना होगा। अपना अगला क्वेश्चन 6 नंबर पढ़ा जाएगा। पूछ लिया गया मित्रों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? बीणा चटर्जी, मातंगिनी हजारा, उषा मेहता या फिर लक्ष्मी सहगल? बूढ़ी गांधी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिला शहीद हुई थी 1942 में। नाम होता है मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा या हाजरा। सही जवाब सी के साथ बनेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर पढ़ेंगे। प्यारा प्रश्न है, कह रहा है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
बी आर अंबेडकर के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई, तो ऐसी सभा ज्योतिबा फूले के द्वारा लॉन्च की गई थी। विकल्पों में आपको सी विकल्प राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर पढ़ेंगे। आपको बताना है सही कालक्रम के अनुसार क्या सही बैठ रहा है। सभी विकल्पों पर आप गौर करिएगा, कूट में आंसर से उसका उत्तर आपको चुनना है। खिजर खां, हाँ पहले नंबर पे खिजर खां रहेंगे। फिर मोहम्मद शाह रहेंगे, नहीं मोहम्मद शाह तीसरे नंबर पे जाएंगे, मुबारक शाह जो है दूसरे नंबर पे आएंगे, और जो अलाउद्दीन आलम शाह है ये चौथे नंबर पे जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 2 1 2 1 3 2 4 आएगा। 1 3 2 4 सी विकल्प में है। राइट आंसर आप यहां पे सी के साथ गोला भर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर पढ़ेंगे। आपके बारे में दिया गया, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बारे में सही कथन का चुनाव करना है। रुद्रमा, अगर रुद्रमा के बारे में देखा जाए तो रानी चंद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी रुद्रमा, बिल्कुल सही जवाब है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांडे, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासक और देवगिरी के शौना शासकों को पराजित किया, यह गलत जवाब है। तो इसका जो राइट आंसर बैठेगा, रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका रही है। केवल विकल्प एक सही है, इसलिए गोला ए के साथ भरना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना है। आगे चला जाए 10 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा है मित्रों, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ है धार्मिक स्थानों को दी गई भूमि जो कर मुक्त थी, किसानों पर लगाया गया कर का प्रकार था, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करता था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। SARAIS शब्द का जो रियल वैल्यू निकल रहा है, शाब्दिक अर्थ बन रहा है, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी तीर्थयात्री, व्यापारी आदि को अस्थायी आवास प्रदान करता था। विकल्पों में सी विकल्प आपको गोला भरना है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पढ़ा जाए। कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको एनडीए, सीडीएस या फिर एलटी ग्रेड इन सभी परीक्षाओं में बहुत देखने को मिलते हैं। पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, वहां भी देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यूपीएसआई में भी देखने को मिलता है। कथन के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स चुनना है। इल्तुतमिश ने सजदा यानी दंडवत और तैबा सम्राट के पैर को चूमना की प्रथा राजा के प्रति सम्मान अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की थी, ऐसा नहीं है। बलबन के चांदी का टंका और तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था, ऐसा भी नहीं है। तो ना ही एक ना ही दो राइट आंसर बैठेगा। डी विकल्प आपको यहां गोला भरना होगा। अपना अगला क्वेश्चन 12 नंबर आता है। 12 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? गुप्त टाइम का प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम क्या है? ए विकल्प में भक्ति विषय बीथी ग्राम दिया गया, बी विकल्प में विषय भुक्ति बीथी ग्राम दिया गया, सी विकल्प में बीथी भुक्ति विषय ग्राम दिया गया, और डी विकल्प में भुक्ति विषय ग्राम और वीथी दिया गया। सभी विकल्पों पर गौर करिएगा, फिर राइट आंसर्स बताइएगा। गुप्त काल, जिसमें चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला सब एकदम शीर्ष पे रहा है, तो यहां भुक्ति विषय वीथी ग्राम होता है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुनना होगा। अपना अगला क्वेश्चन 13 नंबर लाना है। 13 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? होयसलेश्वर मंदिर है, श्री राम मंदिर अयोध्या है, कंदरिया महादेव मंदिर है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण आपका होयसलेश्वर मंदिर है मित्रों। होयसलेश्वर मंदिर राइट आंसर लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर चुनो। 14 नंबर प्रश्न की तरफ चला जाए। आपसे पूछा गया, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल और छोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? नाटककार के रूप में, जनसंत के रूप में, दार्शनिक के रूप में, या फिर मंदिर वास्तुकार के रूप में? भवभूति है, हस्तमल है और छोमेश्वर है। इनकी प्रसिद्धि का जो काम रहा, ये नाटककार के रूप में फेमस रहा। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर पढ़ेंगे। पूछ लिया गया आपसे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है?
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक, ये सही क्रम है। बी विकल्प में दिया गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तीसरा विकल्प दिया गया पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और चौथा उसके बाद लोकतंत्रात्मक दिया गया। चौथा विकल्प में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से स्टार्ट होता है, लेकिन पंथ निरपेक्ष लाते हैं, फिर समाजवादी लाते हैं, फिर लोकतंत्रात्मक लाते हैं। मित्रों, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की ऐसी प्रस्तावना में उल्लेख है। तो विकल्पों में बी विकल्प आपको राइट आंसर चुनना होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आता है। 16 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, एकदम सही है। पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों गठित होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ऐसा भी नहीं है, न्यूनतम 21 वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग पर्यवेक्षण में होता है, ऐसा बिल्कुल है, यही सही है। तो सी विकल्प राइट आंसर चुन लो, उपरोक्त में से कोई नहीं कोई मतलब नहीं, सी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 17 नंबर पढ़ा जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 7वीं अनुसूची? केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में वर्णित है मित्रों? तो 7वीं अनुसूची का यह विषय है। विकल्पों में डी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 18 नंबर लाते हैं। प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है डिक्री, समादेश, अध्यादेश या फिर अधिसूचना? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, वो न्यायालय होता है समादेश। विकल्पों में सी विकल्प लगाओ, न्यायालय समादेश जारी करेगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर पढ़ा जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार है या फिर प्राकृतिक कर्तव्य है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है मित्रों? तो संवैधानिक अधिकार में वो मौलिक कर्तव्य बनेगा। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आता है, प्यारा प्रश्न है। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? गृह मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो, विदेश मंत्रालय या फिर सुप्रीम कोर्ट? सभी विकल्पों पे आप गौर करेंगे तो भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू कराने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो सही जवाब बैठेगा। सी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 नंबर पढ़ते हैं। 4 युग्म दिए गए हैं, चारों युग्मों में सही सुमेल नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, जल्दबाजी में आप गलत कर देंगे। एक साइड में अनुसंधान संस्थान दिए गए, दूसरे साइड में उसका शहर दिया गया, यानी उसका लोकेशन दिया गया है। आप सभी विकल्पों पे गौर करिएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, बिल्कुल है। हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है, जबकि ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है, ये ही गलत है। बाकी वर्षा अनुसंधान संस्थान आपका जोहराट ही है और उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है ही। तो आप यहां बी विकल्प के साथ गोला भर लो, बी इज द राइट आंसर बना लो। आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए कूट का सही उपयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए मित्रों। सभी विकल्पों पे आपको गौर फरमाना है, कौन से कूट में फिट बिठाना है। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, बिल्कुल सही है। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड सबसे लास्ट में जाएगा मित्रों, ये 4 नंबर पे जाएगा। और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, ये 3 नंबर पे चलेगा आपके। 3 नंबर पे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना पहले हो जाएगी। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, उसके बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना। तो 2 नंबर पे आपका 4 आएगा। 1 4 3 2 यानी डी विकल्प आपका एकदम परफेक्ट आंसर बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग 23 नंबर पढ़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पंजाब का विकल्प दिया गया। चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता भंडारण के लिए फेमस है, तो वो आपका जो राज्य है वो राज्य एरिया के मामले में सबसे बड़ा राज्य है भारत में।
राजस्थान सही जवाब बैठेगा, वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखा जाएगा। पूछा गया भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशतता 30.7% लोग नगर में रहते थे, 31.8% लोग नगर में रहते थे, 31.2% रहते थे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी विकल्पों पर गौर फरमाने के बाद 31.2% यानी बी विकल्प राइट आंसर चुनिए। अगला क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर पढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? लिनस पॉलिंग, रिचर्ड फेमेन, आर्थर वैम गॉर्टन, निकोला टेस्ला। नैनो टेक्नोलॉजी का जो फादर है मित्रों रिचर्ड फेनमैन है। विकल्पों में आप सी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखा जाए। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, रेखीय गति का संरक्षण, बर्नौली प्रमेय और आवोगाद्रो की अवधारणा। रॉकेट का जो सिद्धांत है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रेखीय गति का संरक्षण वाला सिद्धांत लागू होता है। सी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 27 नंबर पे चला जाए। पूछा गया इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, या फिर भूमि की तरंगों के रिकॉर्ड के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग का जो प्रयोग है मित्रों समुद्र की गति मापने के लिए होता है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलें। सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? अतिचालक के, कुचालक के, अर्धचालक के, या फिर चालक के। सोलर सेल किसके बने होते हैं मित्रों? सोलर सेल बनने की बात आती है अर्धचालक के बने होते हैं। बी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 आपसे कह रहा है ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं जिसका पीएच मान 4.5 से कम होता है कहलाती है संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, अम्ल वर्षा, या फिर उपरोक्त सभी। जिसका पीएच मान 4.5 से कम होता है ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 30 नंबर पढ़ा जाए। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? सोडियम, रोहोडियम, थोरियम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों रोहोडियम का उपयोग करते हैं। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखा जाएगा। आपसे कह रहा है सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। फास्फोरस, पोटेशियम, बोरान और सल्फर का विकल्प आपके सामने है। राइट आंसर्स की बात आती है तो फास्फोरस राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर चुन लो। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलें। किस खाद्य पदार्थ में सभी अवयवों एमिनो अम्लों में पाए जाते हैं? मछली, दाल, अंडा, सब्जी। विकल्पों पे आप गौर फरमाओ तो राइट आंसर अंडा के साथ बनाओ। वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखा जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ट्रेफोलॉजी पोषण का अध्ययन, एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन, और पेडोलॉजी पौधे के जीवाश्म का अध्ययन। बस फर्स्ट विकल्प केवल गलत है, बाकी सभी लोग एकदम फिट मिलान है। 34 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। पूछा गया किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है? सारगर्शम में, रेडिमेनिया प्लामटा में, लैमिनेरिया से, या फिर कांट्रा से। किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है? आयोडीन की प्राप्ति की बात आती है लैमिनेरिया से जवाब बैठेगा। वी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आएगा। 35 नंबर प्रश्न है अपनी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस यानी H2 विस्थापित करती है? Mg है, Pp है, Cu है, या फिर Hg है? सही विकल्प की अगर बात आती है Mg राइट आंसर होगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन हम लोग 36 नंबर देखेंगे। पूछ रहा है आपसे हरगोविंद खुराना को किस आविष्कारक के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षरण के जो है संश्लेषण के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी विकल्पों पे अगर
गौर फरमाएंगे तो जो राइट आंसर जाएगा वो जीन के संश्लेषण के लिए जाएगा। विकल्प आपका बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? सलाइलैक्स है, नेपेंथेस है, नीरियम है और एकेसिया है। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? विकल्पों पे अगर गौर किया जाए तो नेपेंथेस सही जवाब बैठेगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12 या फिर विटामिन के? सीलियक रोग हो जाता है, सीलियक रोग विटामिन B12, कोबाल्ट की कमी इसमें होती है मित्रों। सही जवाब बी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन अपना आता है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे तरल पदार्थ कहलाते हैं जीव द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, बाह्य द्रव्य या फिर कोशिका द्रव्य? कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे जो तरल पदार्थ होते हैं ये कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। विकल्पों में डी विकल्प एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आएगा। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की जो तकनीक है वो कौन सी है? जीन बैंक है, फील्ड जीन बैंक है, इन विट्रो जीन बैंक है या फिर क्रायो बैंक है? पादपों के विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की जो टेक्निक है वो कौन सी है? तो तकनीकी इन विट्रो जीन बैंक है। विकल्पों में बी विकल्प एकदम राइट आंसर बैठा जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 41 नंबर आता है। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 2002 में, 2004 में, 2003 में या फिर 2010 में? सभी विकल्पों पे अगर गौर किया जाए 2002 सही जवाब बैठेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। पूछा गया, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? सोलो मंडल है, लुईस मंडल है, वकील और ब्रह्मानंद मंडल है या फिर हैरिस टोडर मॉडल है? विकल्पों पे आप गौर करोगे तो प्रेक्षण और ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास में हैरिस टोडरो मॉडल सही जवाब बैठेगा, डी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आता है। 43 नंबर क्वेश्चन आपको सुमेल करने को दे रहा है, चित्रकारी और उससे संबंधित राज्य के बारे में विकल्प दिया गया, आपको सही मिलान करना होगा। मधुबनी की बात आती है, बिहार से संबंधित होता है मधुबनी। हम लेपाक्षी की अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश से हो जाएगा लेपाक्षी, और तट क्षेत्र की अगर बात करते हैं उड़ीसा से हो जाएगा, और जब वर्ली की बात आती है महाराष्ट्र की लोक कला है मित्रों, तो सही जवाब जो बैठेगा डी विकल्प के साथ यहां बैठ जाएगा, डी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखा जाए, आपसे पूछ लिया गया, फिलिप वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? कर और मुद्रास्फीति, मुद्रा आपूर्ति और कुल मांग, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी या फिर उत्पादन का मूल्य और लागत? किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? सभी विकल्पों पर अगर गौर फरमाएंगे तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी राइट आंसर होगा। सही जवाब यहां पे बी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आएगा। 45 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और राज्य में अवस्थिति के बारे में विकल्प दे दिया गया है, आपको सही मिलान करना है। मित्रों, कहलगांव की बात आती है, कहलगांव कहां का बिजली संयंत्र है? विकल्पों पे आप गौर फरमाएंगे तो राइट आंसर्स लगाएंगे। कहलगांव, कहलगांव बिहार का है। और जब बात आती है खरगोन की, तो खरगोन आपके मध्य प्रदेश का हो जाएगा। कोरबा की बात आती है छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, और जब कुर्गी की बात आएगी ये कर्नाटक का हो जाएगा। तो डी का तीसरा है और बी का पहला है। बी का पहला और डी का तीसरा केवल और केवल डी विकल्प में दिया गया, इसलिए जो राइट आंसर बैठेगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखा जाएगा। 46 नंबर प्रश्न आपसे करा, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, जेएम किन्स जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, गुन्नार मॉडल एशियन ड्रामा, और कार्ल मार्क्स की बात आती है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड ट्रस्टेंस। कौन सा जोड़ा सही सुमेल नहीं खाता है? सभी विकल्पों पे अगर गौर फरमाते हैं मित्रों तो राइट आंसर आपका कार्ल मार्क्स जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, डी इज द राइट आंसर चुनना होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आता है, आपसे पूछ लिया गया मित्रों 47, AFSP ये पहली बार कहां लगाया गया? मणिपुर में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में या फिर 7 पूर्वोत्तर राज्य में?
पीए की अगर बात आती है, सबसे पहले 7 पूर्वोत्तर राज्य में लगा था। विकल्पों में डी विकल्प राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1959 में, 1965 में, 1961 में या फिर 1963 में। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी जब घोषित किया जाता है वो सन होता है 1963 का, 1963 का। विकल्पों में डी विकल्प राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आता है। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे करा है, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सहकारी बैंक, वाणिज्यिक पत्र, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या फिर ट्रेजरी बिल। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है मित्रों? विकल्पों पे गौर करेंगे तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शामिल नहीं है। सी इज द राइट आंसर चुन लो। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पोंचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पोंचमपल्ली काहे के लिए फेमस है? नृत्य के लिए, बुनाई के लिए, शराब के लिए या फिर ये सभी के लिए? पोंचमपल्ली की प्रसिद्धि की अगर बात आती है, बुनाई। सही जवाब बैठता है, सी इज द राइट आंसर चुनना है। अब आपके बताने की बारी है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, रामेश्वर चंद्र मजूमदार जी या फिर वी आर अंबेडकर जी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक का नाम आपसे पूछा गया मित्रों। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक बी आर अंबेडकर साहब हैं। विकल्पों में डी विकल्प आपको राइट आंसर चुनना होगा। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? लखनऊ में, इलाहाबाद में, लाहौर में या फिर कराची में? सभी विकल्पों पे आप गौर फरमाएंगे तो इलाहाबाद यहां पे राइट आंसर बनेगा। सी इज द राइट आंसर आपको चुनना होगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चले। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और एच एस ऑलकॉट का नाम आपके सामने दिया गया। होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं रहा है, उसका जो नाम होगा एच एस ऑलकॉट होगा। विकल्पों में डी विकल्प आपको राइट आंसर चुनना होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। आपसे पूछा गया, आखिरी घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस जी, प्यारेलाल जी, महादेव देसाई जी या फिर वल्लभ भाई पटेल जी। आपसे पूछा गया, आखिरी घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन रहे मित्रों? विकल्पों पे आप गौर फरमाएंगे तो प्यारेलाल जी का नाम लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर आपका बैठेगा। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बारी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया, अंग्रेजों से समझौते का महत्व दिया, हिंसा के सीमित उपयोग को महत्व दिया या फिर परंपरागत कार्यक्रम को महत्व दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने जिसको ज्यादा महत्व दिया वो रचनात्मक कार्यक्रम रहा। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर लगाओ। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? दुर्गेश नंदनी, पोस्टमास्टर, आनंद मठ और देवी चौधरानी का विकल्प आपके सामने दिया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी रचना नहीं है मित्रों? विकल्पों पे गौर फरमाएंगे तो पोस्ट मास्टर सही जवाब बैठेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? सत्येंद्र नाथ बोस जी, दादा भाई नेरोजी जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी या फिर फिरोज शाह मेहता जी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ऐसा प्रस्ताव रखा था। विकल्पों में बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह या फिर बाबर? दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला जो पहला शासक बनेगा वो अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प आपको राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रामपा विद्रोह से संबंधित है? बिरसा मुंडा है, अलूरी सीताराम राजू है, कुशल कुंवर है और मंगल पांडे का नाम आपके सामने दिया गया। रामपा विद्रोह से संबंध है उसका नाम उसका होता है अल्लूरी सीताराम राजू। विकल्पों में सी विकल्प आपको राइट आंसर चुन लेना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर पढ़ा जाए मित्रों तो पांगल पंथ की स्थापना किसने की थी? पांगल पंथ की स्थापना बुल्ले शाह ने की,
यादवेंद्र सिंह ने की, करम शाह ने की, या फिर स्वामी सहजानंद ने की है। पागल पंथ की स्थापना की अगर बात आती है, राइट आंसर आपका करम शाह बैठता है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 11 की बारी है। पूछ लिया गया पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या रहा? उसकी घुड़सवारी वाली सेना, तुगलुका नामक पद्धति, या फिर उसकी सैन्य कुशलता, या फिर अफगानों की आपसी फूट। आपसे पूछा गया पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मेन रीजन क्या रहा मित्रों? तो उसका जो तुलुगमा नामक पद्धति यूज किया था वो रहा। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आएगा। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? मलिक उल सर्क ने की, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह ने की, हुसैन शाह सरकी ने की, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने की है? सरकी राजवंश, जौनपुर में सरकी राजवंश को एस्टेब्लिश करने का काम मलिक उल सर्क का रहा है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर लगाएंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 13 नंबर पढ़ा जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शव प्राप्त हुए हैं मालवा संस्कृति से, कायथा संस्कृति से, जारवे संस्कृति से, या फिर आहार संस्कृति से? ज्यादा संख्या में दफनाए गए बच्चों के जो शवाधान प्राप्त हुए कहां मिले हैं? वो जारवे संस्कृति से। विकल्पों में बी विकल्प आप राइट आंसर चुनो। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आएगा। पूछा गया भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थिनन का रहा है, कुषाण का रहा है, हिंदू यूनानी का रहा, या फिर गुप्त का रहा? भागवत संप्रदाय के विकास में मैक्सिमम योगदान किसका रहा मित्रों? तो मैक्सिमम योगदान गुप्त नरेशों का रहा है। विकल्पों में गुप्त राइट आंसर्स लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पढ़ लिया जाए। पूछ लिया गया धार्मिक स्तूप कहां स्थित है? आगरा में है, जौनपुर में है, मिर्जापुर में है, या फिर सारनाथ में है? धार्मिक स्तूप के लोकेशन की अगर बात आती है मित्रों, सारनाथ से जवाब बैठता है, डी इज द राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आएगा। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक है? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार करने वाला काम अलाउद्दीन खिलजी का रहा है। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 17 नंबर पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17 की बारी है। पूछ लिया गया यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, काला सागर, प्रशांत महासागर, या फिर कैस्पियन सागर? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर अलग करता है मित्रों? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर अलग करता है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। शिवालिक और शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है मध्य भूमि स्थिति का, गिरिपद स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, या फिर इनमें से सभी का? शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र जो उदाहरण है, किसका उदाहरण है मित्रों? गिरिपद स्थिति का उदाहरण है। विकल्पों में सी विकल्प आप राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर पढ़ा जाएगा। प्रश्न संख्या 19 की बारी है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? विकल्पों में क्षुद्र ग्रह है, निहारिका है, और धूमकेतु का नाम दिया गया। कौन सा सौर परिवार से संबंध ही नहीं रखता है? तो निहारिका का संबंध सौर परिवार से नहीं है। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आएगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है, ये कूट वाले क्वेश्चन है, इनको चारों विकल्पों में आपको एकदम फिट बिठाना होता है। ये आपके संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है, अनुच्छेद का क्रम दिया गया। अनुच्छेद 26 की बात आती है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 98 की अगर बात आती है मित्रों, संसद सचिवालय की बात करता है। और अनुच्छेद 239 की अगर बात आती है, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन की बात करता है। अब आपको एबीसीडी को क्रम में मिलान करना है कि किसमें सही बैठ रहा है। तो फर्स्ट विकल्प आपका एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, ए इज द राइट आंसर यहां पे चुन लेना है। आगे चला जाए, 21 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? नागरिकों की शिकायतें, विधि निर्माण, आर्थिक मामले, या फिर कार्मिक मामले? निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो नियंत्रण नागरिकों की शिकायतों पे नहीं है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आएगा। फिर से कूट में क्वेश्चंस दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? सभी विकल्पों पे गौर करो, फिर बताओ कौन कौन सा गलत है। मौलिक अधिकार पर संविधान के भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पे आधारित है, ये सही है।
पूछा गया गलत कौन कौन सा है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार या मूलभूत अधिकार दिया गया, नहीं, ये गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ऐसा भी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो गलत कौन सा है, बी, सी और डी है। बी, सी, डी किसमें है, केवल डी विकल्प में दिया गया। आप राइट आंसर से यहां डी के साथ गोला भरिएगा। आगे चला जाएगा, आपका 23 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। पूछ लिया गया वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है। 14 वर्ष तक के बच्चों के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहा है, सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन की बात कर रहा है, आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास की बात कर रहा है, या फिर भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था का बात कर रहा है। 2011 के भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध कौन से विषय से है, तो ये सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन से बात करता है। विकल्पों में आपको राइट आंसर बी के साथ चुनना होगा। आगे चला जाएगा, 24 नंबर आता है। आपसे पूछ लिया गया भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक का विस्तार कानून का पारित किया गया। पंचायत प्रावधान 1992 में आया, 1996 में आया, 1994 में आया या फिर 1999 में आया। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कब पारित किया गया मित्रों, तो पंचायत प्रावधान आपका 1996 में पारित किया गया है। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आता है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक डाट है। क्या है पीडीआई, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान है। पीडीआई इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान है। पीडीआई व्यक्तिगत आय माइनस गैर कर भुगतान है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या होती है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय में व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर भुगतान किया जाता है और उसी में से फिर गैर कर भुगतान भी किया जाता है, वो पीडीआई होती है। विकल्पों में भी विकल्प आपको राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आएगा। पूछ लिया गया शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह एक द्रव्य है, अत्यंत वाष्पशील है, पारदर्शी है या फिर सुचालक है। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है, क्यों, क्योंकि वो अत्यंत वाष्पशील है। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर पढ़ा जाएगा। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब तापमान परिवर्तित होता है, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है या फिर ऊष्मा का प्रवाह जल वाष्प पे जल की ओर होता है। जब जल वाष्पशील में परिवर्तित होता है तब कौन सी घटना होती है, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा। पूछा गया हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का %% ग्रहण करते हैं और उससे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितना परसेंट, 2%, 5%, 1% या फिर 10%? कितना परसेंट ग्रहण करते हैं, तो 1%। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। विकल्पों में भी विकल्प राइट आंसर चुन लो। 29 नंबर क्वेश्चंस फिर से आपसे दे दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चंस आपको मिलान करना है। धातु और संबंधित रोग दे दिए गए हैं, विकल्पों में आपको एकदम फिट बिठाना है। आर्सेनिक की बात आती है, फेफड़े का कैंसर होता है। कैडमियम की अगर बात आती है, हड्डियों की कमजोरी। पॉलीविनाइल क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं मित्रों, श्वसन तंत्र संबंधित है। और जब वेरियम की बात आती है, मस्तिष्क सूजन का संबंध है। तो आप जो यहां राइट आंसर चुन पाएंगे वो कौन सा चुन पाएंगे, डी विकल्प राइट आंसर चुन पाएंगे। डी इज द राइट आंसर चुन लो। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, बहुत प्यारा प्रश्न है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है जल अपघटन, हाइड्रोजोनीकरण, साबुनीकरण या फिर एस्टेरीकरण। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, एस्टेरीकरण कहलाती है। विकल्पों में डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर चुन लेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर के रखा जाता है वान डर वाल्स बलों द्वारा, आयनी आबंध द्वारा, धात्विक आबंध द्वारा या फिर सहसंयोजी आबंध द्वारा। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर के रखा जाता है, काहे रखा जाता है, वान डर वाल्स बलों द्वारा।
विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। भूरी वायु बनाने से संबंधित है, कौन है मित्रों? तो सल्फर डाइऑक्साइड सही जवाब बैठेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आएगा। पूछ लिया गया किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक या फिर संयोजी ऊतक? सही जवाब उपकला ऊतक लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। पूछा गया मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? प्रतिजीवाणु कारक के रूप में, एमाइलेज के रूप में, जाइमोज के रूप में या फिर लाइपेज के रूप में? घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है मित्रों? तो लाइसोजाइम प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। 35 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। पूछा गया पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पे निर्भर करता है? परासरणीयता पे, वाष्पोत्सर्जन पे, स्फीति दाब पे या फिर निस्यंदन पे? आपसे पूछा गया पौधे में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पे निर्भर करता है? तो उसका निर्भर करना होता है स्फीति दाब पे। विकल्पों में भी विकल्प राइट आंसर बैठेगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। पूछा गया निम्न में कौन फूल का एक अंश या भाग है? मध्य सिरा, सिराएं, स्त्री कैंसर या फिर इनमें से कोई नहीं? फूल का एक अंश या भाग है, कौन सा है मित्रों? विकल्पों पे आप गौर फरमाएंगे। स्त्री केसर सही जवाब बैठेगा। वी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर आ रहा है। पूछ लिया गया सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफेद फास्फोरस के संबंध में कथनों पे आपको विचार करना है, फिर कौन सा कथन सही है वही आंसर चुनना है। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, ऐसा भी है। दोनों सही है, यानी राइट आंसर सी बैठेगा। एक और दो दोनों सही है, सी इज द राइट आंसर लगा लो। 38 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? एंटी हिस्टामिन, प्रतिअम्ल, हिस्टामिन या फिर विटामिन? नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है, नासिका संकुलन के लिए जो उत्तरदायी है वो हिस्टामिन है। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आ रहा है। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? अंतः द्रव्य जालिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर गोल्जी काय में? केंद्रक कला का निर्माण किसी कोशिकांग द्वारा होता है, कौन सी कोशिकांग द्वारा होता है मित्रों? अंतः द्रव्य ज्वालिका। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आ रहा है। पूछ लिया गया लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? ग्रंथिल ऊतक का, पेशीय ऊतक का, उपकला ऊतक का और संवहनीय ऊतक का? लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? संवहनीय ऊतक के उदाहरण है। विकल्पों में डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर चुन लो। 41 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति के क्रय और विक्रय करना, या फिर ए और बी दोनों? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसका निर्देशन करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय का काम करना। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आता है। पूछ लिया गया पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तारापुर समिति ने, आबिद हुसैन समिति ने, रंगराजन समिति ने या फिर नरसिम्हन समिति ने? पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश किसने की मित्रों? तो एक तारापुर समिति गठित हुई थी, उसने ऐसी सिफारिश की थी। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आ रहा है। पूछा गया भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? बिंडाल डीला बास हैं, एच वेरोज हैं, जीन बून्स हैं या फिर फेडरिक रेंट्रजेल हैं?
भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने का जो काम रहा मित्रों, एच बरोज का रहा है। एच बरोज सही जवाब लगाओ, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर पढ़ा जाए। पूछ लिया गया, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय या फिर पूर्वी घाट। विकल्पों पे आप गौर फरमाएंगे तो पश्चिमी घाट राइट आंसर बनाएंगे, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आ चुका है। आपसे कह रहा है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 19 मई, 23 जुलाई, 21 जून या फिर 18 सितंबर। विश्व संगीत दिवस, विश्व संगीत दिवस जो मनाया जाता है मित्रों 21 जून को मनाया जाता है। बी इज द राइट आंसर चुनना होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर पे चला जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय समुदाय पार्क, सामुद्रिक पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहां लोकेटेड है? कच्छ में है, चिल्का झील में है, सुंदरवन के डेल्टा में या फिर निकोबार द्वीप समूह में है? राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क, राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क की अगर बात आती है कच्छ कारण सही जवाब बैठेगा, कच्छ यानी गुजरात। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा, 47 नंबर। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? अरविंदो घोष ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा या फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा है? स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, ऐसी जो परिभाषा दी गई बापू के द्वारा दी गई यानी महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। सी इज द राइट आंसर लगाओ। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया, एनी बेसेंट ने किया, श्रीपाद अमृत डांगे ने किया या फिर सर सैयद अहमद खान ने किया? द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन है सबसे पहले किसके द्वारा किया जाता है मित्रों? विकल्पों पे आप गौर फरमाइएगा, श्रीपाद अमृत डांगे सही जवाब बैठेंगे, बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आएगा। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जो जाति है बिहार में मिलेगी, मिजोरम में मिलेगी, आसाम में मिलेगी या फिर नागालैंड में मिलेगी? भैंसा सिंगी नामक जो जाति है ये नागालैंड में निवास करती है। विकल्पों में डी विकल्प राइट आंसर बनाओ। HDPE का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी पॉली लाइन, हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपेन या हाई डेंसिटी पॉलीपेप्लाइन? आपसे पूछा गया HDPE फुल फॉर्म क्या है? तो हाई है, डेंसिटी भी है और पॉली लाइन है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। मित्रों